हाँ भाई। तो ट्यूसडे है आज और ट्यूसडे की इस क्लास के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका। और अगली बात पे हम लोग जाएं उससे पहले ये जो डेरिवेशन है आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया पूरा, है ना? अच्छे से मेरे ख्याल से सारा क्लियर हो गया होगा। और इसमें अगर कुछ डाउट आए तो पूछना मेरे से, एज इट इज नोट किया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? अब मोटा मोटी तौर पे कुछ और बात कर लेते हैं। कुछ डाउट्स थे बच्चों के, अभी तक जो मेरे पास कुछ डाउट्स आए हैं बच्चों के, उनमें से एक तो मयंक माथुर ने मुझे कुछ डाउट्स पूछे हैं, उसके अलावा निशी ने कुछ पूछा था, उसका जवाब मैं आपको देता हूं अभी, क्वांटा का मीनिंग क्या है। और उसके अलावा हाँ, मयंक और निशी की, अच्छा मयंक ने जवाब भी दिया है मोमेंट का मतलब क्या होता है। टेलीग्राम पे आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। मोमेंट का मतलब होता है स्पिनिंग इफेक्ट। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, कीप इट अप। और इसको थोड़ा और अच्छे से, है ना, लिख सकते हो आप लोग, है ना? कॉपी में अगर आप लिख करके उसकी फोटो खींच के भेजो और अच्छा होगा वो, ठीक है? तो लिखने में टाइम भी खराब होता है वगैरह वगैरह। अब हम आगे बढ़े और बात करते हैं अपने कुछ डाउट्स के बारे में, जो डाउट्स आपके थे। पहला डाउट मयंक का ये था कि सर उसने ये पूछा है कि जो कुलम्स लॉ है उसकी कुछ लिमिटेशंस है क्या? उसकी कुछ लिमिटेशंस है कि भाई कहीं ऐसा है क्या कि भाई सिर्फ इतना इतना ही काम करेगा कुलम्स लॉ? तो हाँ, ऐसी कुछ दो चार बातें हैं कुलम्स लॉ के बारे में जो उसकी लिमिटेशंस तय करती हैं। हर कुछ ना कुछ चीज में कोई ना कोई कमी होती है, तो ये भी एक कमी के अंदर तू गिन सकता है इसके अंदर, ठीक है? देख, पहली कमी इसके अंदर कुलम्स लॉ की ये है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है, जहां पे पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट नहीं होता। देख, चार्ज जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट तूने पढ़ा था, और जहां पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही सिस्टम ऑफ चार्ज और एक पॉइंट चार्ज, दो अलग अलग बातें हैं। तो जब भी हम लोग बात करते हैं एक पॉइंट चार्ज की, तो सिर्फ वही एप्लीकेबल होगा। कौन? कुलम्स लॉ। उसके अलावा ये एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ गया बात? ठीक है। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि ये जहां पर भी चार्ज एक आर्बिट्रेरी शेप ले लेता है, जैसे मान ले तेरे पास कोई एक, ये एक शेप हो गया कुछ भी ऐसा, ये ऐसा कोई शेप हो गया, इस शेप के ऊपर चार्ज यहां पर भी है, इस कॉर्नर पे भी है, यहां पर भी है चार्ज, और यहां पर भी है चार्ज। ये फिनोमेना बड़ा, इसको तुमने देखा होगा, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं इसका एक फिनोमेना का नाम है, मुझे अभी कुछ याद, इसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, मैं आगे बताऊंगा। बेसिकली क्या होता है कि कॉर्नर्स पे चार्ज ज्यादा जमा हो जाता है, तो जब भी कॉर्नर्स पे चार्ज ज्यादा जमा होता है तो वहां पे फोर्स ज्यादा लगता है। और जहां फ्लैट सरफेस होती है वहां पे चार्ज, है ना, फैलने की फितरत ज्यादा रखता है, और कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ कॉर्नर पे इकट्ठा, इस कॉर्नर पे इकट्ठा, यहाँ इकट्ठा। तो जब आप कूलम्स फोर्स की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये वाले चार्ज भी लगा रहे हैं, ये वाले लगा रहे हैं, ये वाले लगा रहे हैं, कौन लगा रहे हैं? तो वहां तय करना मुश्किल हो जाता है नजदीक वाले चार्जेस के अंदर। और ये सिर्फ वहीं लागू होता है जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, अदरवाइज ये जो कूलम्स लॉ है वहां दूसरी जगहों पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन लिमिटेशंस थी इसकी, ठीक है, कूलम्स लॉ की। अमूमन वही लिमिटेशंस कूलम्स लॉ के अंदर भी है जो ग्रेविटेशन लॉ की थी, ठीक है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की भी कुछ यही ऐसी लिमिटेशंस है कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है? इसी तरीके से वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ही फॉलो करता है। उसके अलावा अगर कोई थर्ड चीज हो गई, जैसे मान ले वो क्यूबिकल फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करने लग गया, तो वहां पे हमें डाइपोल मोमेंट जो है, जैसे क्यूबिकल के अंदर आ गया, देख, है ना, r⁻³ हो गया, तो यहाँ ये r⁻³ के कंसेप्ट को फॉलो करता है, तो बहुत फर्क आ जाता है, ठीक है? तो लिमिटेशंस की तीन है। पहला क्या है? सिर्फ पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है, आर्बिट्रेरी शेप लेने के ऊपर। दूसरी चीज क्या है? आर्बिट्रेरी शेप लेने के ऊपर कूलम्स लॉ लागू नहीं होता, जब भी चार्ज आर्बिट्रेरी शेप में आ जाता है तो कूलम्स लॉ लागू नहीं होता। तीसरी इसकी लिमिटेशन क्या है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर ही एप्लीकेबल है, तीसरी चीजों के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? तो ये कुछ एक चीजें जो है तो ध्यान रख लेना, बस इतनी सी लिमिटेशन है। तेरा दूसरा डाउट था हाँ, कि चार्ज जो होता है, क्या चार्ज और मास, क्योंकि चार्ज बेसिकली कहां बैठा हुआ होता है? मास पे। समझ गया तू? चार्ज कहां बैठा है? मास पे ही बैठा है, या मास के अंदर ही है वो, ठीक है? अब अगर चार्ज मास में है, तो क्या मास और चार्ज मोशन से इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? ये जो है तुझे डाउट है इसमें, ये मैंने इसका जवाब पिछली कोई क्लास में दे रखा है कि हमेशा ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है। पिछली क्लासेस शायद तूने शायद ज्वाइन नहीं की है मेरे ख्याल से, तभी तेरे को ये डाउट आ रहा है। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, चार प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी। पहली प्रॉपर्टी होती है, याद कीजिए, पहली प्रॉपर्टी आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी जो आपकी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद में, दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और चौथी प्रॉपर्टी थी इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चौथी प्रॉपर्टी का नाम क्या है तेरा? इनवेरियंस ऑफ चार्ज। बुक में है, तू वापस देख लियो। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, चाहे वो रुका हुआ हो चाहे चल रहा होता हो, ठीक है?
बोर क्या बोल के गया था? बोर को जब रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड के मॉडल को मैक्सवेल ने आके कहा कि आप तो आपने गलत चीज बताई है, अगर चार्ज चलेगा तो वो अपनी एनर्जी खर्च करेगा, और एनर्जी खर्च करेगा तो चलते 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 कहां गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ऐसा चैलेंज था मैक्सवेल का रदरफोर्ड को, ठीक है। लेकिन नील्स बोर आके क्या बोल के गए कि चार्ज चाहे चले चाहे रुका रहे, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, इसका मतलब वो कभी भी अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। याद रखेगा तू भी ये बात, चार्ज की वैल्यू को, चाहे वो चार्ज चलता रहे चाहे चार्ज रुका हुआ हो, उसको स्पीड से और रुके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास को पड़ता है। फिर बता दूं तेरे को, मास को पड़ता है। मास को क्या फर्क पड़ता है? मास को ऐसा फर्क पड़ेगा कि मास जब रुका हुआ होता है ना, तो वो एक फिजिकल शेप में आपको दिखेगा, लेकिन वही मास जब चलता है, जब मोशन करता है, तो उस मास के अंदर है ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, है ना, और वो धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे पंखे की ब्लेड्स हैं, तेरे को एक वक्त दिखाई देती है जब रुका हुआ होता है, लेकिन जब वो चलती है तो तू अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन सी ब्लेड कहां पे है। वो एक एनर्जी के फॉर्म में तब्दील होने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो ज्यादा स्पीड में चलेगा तो उसका मास नगण्य हो जाएगा, वो पूरा का पूरा किसमें बदल जाएगा? एनर्जी में, ठीक है। तो ये चीज तेरे को ध्यान रखनी है, चार्ज के ऊपर मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन है, लेकिन मास के ऊपर फर्क पड़ता है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास टाइम स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, वो तुझे पता ही है, ठीक है। और क्या डाउट था तेरा? एक और शायद तूने कुछ पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। 2 डाउट तो तेरे क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से, जवाब अगर नहीं भी हो वापस पूछ लेना मेरे से। फिर तीसरी चीज जो है, एक वो निशी पूछ रही थी कि भाई क्वांटा का मतलब क्या होता है। अरे वो और ये क्वांटा एक ही चीज, क्वांटा का मतलब है स्मॉल क्वांटिटी, छोटी से छोटी, जो सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज होती है उसको हम लोग क्वांटा कहते हैं, ठीक है। और जो तू कह रही है कि भाई एनर्जी या चार्ज जो है वो छोटे से पैकेट में होता है, वो क्वांटा लाइट के लिए बोला गया है, उसको उसको हम लोग फोटोन कहते हैं, फोटोन। तो उसको क्वांटा को फोटोन से मिक्स मत कर, समझ रही है? मिक्स ना कर तू उसको, ठीक है। क्वांटा क्वांटम क्वांटिटी के लिए रिप्रेजेंट करता है, वो फोटोन है। एनर्जी हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में रहती है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं, या क्वांटा कह सकती है तू, है ना, क्योंकि सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है। उसको मिक्स ना कर। फिर दूसरा, क्वांटम वर्ड से, क्वांटा वर्ड से बना है क्वांटम, और क्वांटम से बना है क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि किसी भी चीज की क्वांटिटी को क्वांटिफाई करना कि भी कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डाउट क्लियर है, काफी डाउट क्लियर हो गए हैं। और एक वो उसने क्या पूछा है, मयंक ने एक और डाउट कुछ पूछा था, मुझे भी कुछ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि क्या पूछा था। लेट मी थिंक कि उसने क्या पूछा था, शायद मोशन वाला तो हो गया, स्पीड, मोशन, लिमिटेशंस ऑफ, वो भी तेरे को बता दिया। अब और क्या बचता है? पिछले कुछ वीडियोस जो है, मैं जल्द अभी सर से कुछ रिक्वेस्ट करके पिछले वीडियोस जो है वो ओपन करवाऊंगा आपके लिए, ताकि पिछले भी तुम लोग देख लो। वरना कुछ बच्चे क्या है कि पिछली चीजें उठा उठा के पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है, वो क्या, तो उनको आप पीछे वाले वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, इतना हेडेक वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे आज नए टॉपिक की तरफ। और नया टॉपिक जो है, हम इसी टॉपिक में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हमने पिछले डेरिवेशन में किया था एट एक्सियल पॉइंट, आज हम लोग करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। छोटा सा डेरिवेशन है, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसको मिटाता हूं। तो यहां पर हमारे पास तीसरी सेकंड डेरिवेशन है ये बी, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। हम लोग आज इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट होता कहां है? तो एक फिर से ज्योमेट्री को समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है -q, और ये पॉजिटिव चार्ज है। भाई जी थोड़ा सा पानी लेके आना, ठीक है। तो ये -q और ये +q, ठीक है। तो यहां ये -q है, ये +q है आपके पास, ये इसका मिड पॉइंट है बीच में 0। यहां से ये वाला चार्ज a डिस्टेंस पे है, यहां से ये वाला चार्ज भी a डिस्टेंस पे है। एक्सियल लाइन तो ये होती है जो एक्सिस के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, वो जो पिछला डेरिवेशन था, उस पिछले डेरिवेशन के अंदर एक्सियल पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था? वो था 2 kp अपॉन r क्यूब, है ना। लिख देता हूं यहाँ पे 2 kp अपॉन r क्यूब। ये E एट एक्सियल था, EA, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट था।
ठीक है, अब हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ। ठीक, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हो, मान लो ये एस पॉइंट यहाँ आ गया, तो इस एस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो अब यहाँ इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो बड़ी सिंपल सी अप्रोच है आपकी। ठीक है, कुछ नहीं है, मिड पॉइंट से आपको यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस अभी भी कितनी दे रखी है, आर। वहां पे भी मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, आर। यहाँ पर भी मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर। याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होना उन्हें नहीं सही है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये एस पॉइंट है यहाँ पे। अब हमें पता है कि एक चार्ज से किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको डिस्टेंस कहां से चाहिए होती है, चार्ज से चाहिए होती है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा कहां से चाहिए होती है, हमें चार्ज से चाहिए होती है। तो चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, ये वाली है। थोड़ा सा सीधा बनाते हैं, ये वाली डिस्टेंस है। और चार्ज से ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, टेढ़ा बन रहा है, ये लो भाई, ठीक बन रहा है। ओके भाई, देखो डायग्राम से थोड़ा मैं क्या ऑब्सेशन है थोड़ा डायग्राम से, इसलिए जैसा बन रहा है ट्रायंगुलर शेप का ये डायग्राम है आपका। ठीक है, तो इस चार्ज से एस पॉइंट तक की डिस्टेंस ये है, इस चार्ज से एस पॉइंट तक की डिस्टेंस ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, डिस्टेंस तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब दोनों ही चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएंगे, सेम ही बनाएंगे, कोई फर्क नहीं होगा। क्यों, ये 90 डिग्री है, यहाँ ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा है। ठीक, अब मुझे बताना ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस ए, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो मुझे बताना ये वाली आर्म कितनी होगी। ये हो गया तुम्हारे पास क्या, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारे पास, हमें पता है अच्छे तरीके से, वी नो दैट कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये जो भी है, इसको ट्राइंगल को एक नाम दे दो ना, अपन एक नाम दे देते हैं। ये एस पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, क्या नाम दे, एम नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है। ठीक है, तो ये एम एस क्या होगा, एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब एम एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। पावर हाफ क्यों हो गई, इधर स्क्वायर था, इधर रूट आएगा तो पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू यही है, और इसका इधर वाला भी कैलकुलेट करोगे तो भी यही निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। ठीक है, ये भी ये वाली क्वांटिटी, ये भी ये वाली क्वांटिटी, तो मतलब दोनों की डिस्टेंस भी बराबर है, चार्ज भी दोनों सेम ही है अमाउंट में, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक ही है। बस फर्क किसका है, फर्क है केवल और केवल नेचर का। दोनों की नेचर एक दूसरे से कैसी है, ऑपोजिट है। हो गया डन, यहां तक की बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आती है। अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकालेगा, तो इस लाइन के अलाउंग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसा ऐसा बनेगा, इधर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा है। अच्छा, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर करती है, पॉजिटिव चार्ज में हमेशा बाहर निकलेगी, इसमें हमेशा हमेशा अंदर एंटर करेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इधर वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा। ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मान लीजिए ये बना रहा है ई, ये भी कितना बना रहा है, ई। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा मैग्नीट्यूड के अंदर। ओके, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, अब यहां से ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं डायरेक्ट, नहीं जोड़ सकता। क्यों नहीं जोड़ सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते थे। एक्सियल पॉइंट में तो क्या एक ही लाइन के अलाउंग थे। ठीक है, 180 डिग्री थे तो माइनस कर दिया दोनों को आपस में से, 180 डिग्री होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ 180 डिग्री पे नहीं है, यहाँ दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, डायरेक्ट घटा नहीं सकते, तो हम दोनों के कंपोनेंट बना देते हैं। इसको थोड़ा, तो ई का इसका थीटा के साथ बनने वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा।
याद है ना, कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए। इसी तरीके से ये वाला जो ई है, इसका थीटा के साथ बनने वाला एक और कंपोनेंट इधर वाला क्या हो जाएगा, ई साइन ई कॉस थीटा। ये तो हो गया ना, इधर वाला तो लिख लिया आपने, तो ये बन गया आपके पास ई कॉस थीटा एक और इधर, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन के अंदर ये क्या बन गया, ई साइन थीटा। ठीक है, ये ई साइन थीटा, एक ऊपर ई साइन थीटा, एक नीचे ई साइन थीटा, और इधर दोनों डायरेक्शन में क्या है, ई कॉस थीटा। तो तुम लोग समझदार हो अब तो, जो डायरेक्शन में ऑपोजिट और इक्वल होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। तो ई साइन थीटा से ई साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट। एक ऊपर है और एक नीचे और दोनों बराबर है तो कैंसिल आउट हो गए। इधर वाले जो दोनों है ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इस डायरेक्शन में होगा, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, पहले तो मैं ई लिख लेता हूं, ये ई की वैल्यू कितनी है, ई हो जाएगा आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। अच्छा, इसका भी क्या करना है आपको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करोगे तो यही बच जाएगा बस आपके पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास ई है, ई की वैल्यू आपको ऑब्टेन हुई है। ठीक है, ये ई है। ठीक बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये ई है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा बराबर टू ई कॉस थीटा। तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2e cos थीटा। याद रखना E क्या है, इस चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, इस चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को जोड़ा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, 2e cos थीटा। आमने सामने वाले तो कैंसिल आउट हो गए, E sin थीटा से E sin थीटा चला गया, इधर वाले दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। कितना हुआ, 2e cos थीटा। E की वैल्यू क्या है, ये रही, नोट किया इसको यहाँ पे। अच्छा, cos थीटा, इस वाले ट्राइंगल के अंदर मुझे बताइए cos थीटा क्या होगा। ये जो आपके पास ट्राइंगल है ना, OSN के अंदर, इन ट्राइंगल OSN cos थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, PVP अपॉन HHV। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है अपने पास, A, हाइपोटेनियस क्या है अपने पास, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का हाफ पावर। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, बेस है अपने पास A, हाइपोटेनियस कितना अपने पास, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, ये cos थीटा, E की वैल्यू ये रही, तो बस E नेट के अंदर आप वैल्यू रख दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो कितना है ये, 2 मल्टीप्लाई विद E की वैल्यू क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हाफ था लेकिन इसका स्क्वायर हुआ तब स्क्वायर वो 1 हो गया पूरा ऊपर। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई विद cos थीटा की वैल्यू क्या है, ये रही, इस वैल्यू को लिखते हैं A अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर हाफ। समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। 2QA, फिर से 2QA आ गया, तो 2QA किसके इक्वल होता है, P वेक्टर के, यानी डाइपोल मोमेंट के। तो इस पूरे 2QA की जगह में क्या लिख सकता हूं, P, तो मैंने लिख दिया E नेट इज इक्वल टू P। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, K, तो मैंने लिख दिया K, और नीचे हमारे पास क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ऐड कर दी पावर, तो क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक प्लस आधा कितना होता है, 3/2 होता है ना। तो अब यहां पर आपको फिर से पता है कि ये ए जो होता है ये बहुत स्मॉल होता है, ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, इस आर से बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। अगर छोटा होगा तो इसका मतलब ए जो है नेग्लिजिबल माना जा सकता है। अगर ए नेग्लिजिबल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, KP अपॉन आर क्यूब। अब यहां आप देख सकते हैं KP 2KP अपॉन आर क्यूब है, और ये कितना है, ये हमारे पास है KP अपॉन आर क्यूब। ये रिजल्ट आपके पास आना चाहिए इस डेरिवेशन का। कहां से, कौन से पॉइंट पे है ये, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। वो किस पॉइंट पे था, एक्सियल पॉइंट पे था। तो कुछ एक चीजें इसमें बारीक बारीक सी हैं, वो ध्यान रखनी है आपको। इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट दोनों के ऊपर आपको डेरिवेशन अच्छे से आने चाहिए, 100% आने चाहिए। ठीक है, कोई समस्या आती है तो मेरे से पूछना आप लोग। ठीक है, ये डेरिवेशन को आप दोबारा लिखेंगे, दिक्कत आती है तो मेरे से फिर से पूछेगा, किसी स्टेप के अंदर कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो फोटो है ना विद स्क्रीनशॉट भेजना मुझे। ठीक है, तो तब तक के लिए है ना। अच्छा, इसमें कुछ रिजल्ट है, चलो वो भी बात कर लेते हैं, अभी जाते नहीं, एक और रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। रिजल्ट क्या है, ये एक्सियल पॉइंट पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कहाँ है, ये है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये ई है।
इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये देखो, ये 2kp/r³ है और ये क्या है? kp/r³। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। मतलब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट। मतलब ये हमेशा दुगुना होता है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो वो एक्सियल पॉइंट के ऊपर तो बहुत ज्यादा बनाएगा और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कम बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? आधा बनाएगा यहाँ पे और यहाँ पे पूरा का पूरा बनाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए तेरे पास Na+ और Cl- है, दो चार्जेस हैं, दोनों ने डाइपोल बना रखा है, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे शेयर ज्यादा करेंगे। तो इस एक्सियल लाइन के चारों ओर देखो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या यहाँ ऊपर है? ऊपर से आने वाली लाइंस बहुत कम होती है, एक दो फील्ड लाइंस आती है तो यहाँ आधा ही बनता है ऊपर, लेकिन यहाँ इस एक्सियल लाइन के ऊपर मैक्सिमम बनता है। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट है, नोट करना है इसको पूरा अच्छे से, और कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछना है। ओके, थैंक यू।